good evening to all. This is going to be the second MCQ session जिसमें हम JKSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं. एंड एज यू मस्ट बी नोइंग, अभी तक हमारा एक सेशन हुआ है जिसमें हमने 40 के अराउंड MCQs किए थे. सो कंटिन्यूइंग दैट, आज हम करेंगे मोर क्वेश्चंस. और जिन टॉपिक्स के ऊपर हम अभी कर रहे हैं उनमें हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, हार्डवेयर जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट एट्सेट्रा आते हैं. इसके अलावा मेमोरी यूनिट जिसमें सारी मेमोरी डिवाइसेस आती हैं, इनके ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो इन द नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर्स हम और MCQs करेंगे इन 4 टॉपिक्स के ऊपर. एंड अराउंड 150 के आसपास के MCQs ये इन 4 टॉपिक्स के ऊपर होने वाले हैं. सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर 1, which is that dash is the common motherboard interface for personal computers, graphics cards, hard disk drive, host adapters, SSDs, Wi-Fi and Ethernet hardware connections. What is it? Is it ASP, AGP, is it GUI or is it PCI? Now यहाँ पे ये पूछा गया है कि पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर मदरबोर्ड के ऊपर इंटरफेस होता है. इंटरफेस मतलब जिसके थ्रू कोई कनेक्ट कर पाए. मतलब मदरबोर्ड के ऊपर एक इंटरफेस होता है जिसके थ्रू ग्राफिक्स कार्ड्स या हार्ड डिस्क ड्राइव के अडेप्टर्स या SSD या वाईफाई या एथरनेट हार्डवेयर कनेक्शंस जिस पे लग सकते हैं, उसको क्या कहते हैं. ये JKSSB में पूछा है. क्या उसको ASP कहते हैं, AGP कहते हैं, GUI कहते हैं या PCI कहते हैं. नाउ इफ़ यू सी दिस क्वेश्चन, अगर आपने अभी तक जितनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो शायद GUI और PCI में भी आपने सुना होगा. PCI GUI के बारे में मैंने बताया था, लेकिन AGP और ASP के बारे में मैंने नहीं बताया है. तो ASP और AGP क्या होते हैं ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ PCI. दैट इज़ PCI. अब यहाँ पे GUI इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है जब कंप्यूटर में आपके सामने ग्राफिक्स के थ्रू, आइकन्स के थ्रू, इमेज के थ्रू, आप जब उस इंटरफेस के थ्रू यानी ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू अगर आप उसके साथ इंटरेक्ट कर पाओ तो उसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं. तो यहाँ पे तो ये नहीं आएगा. रादर इज टॉकिंग अबाउट सम हार्डवेयर. कुछ हार्डवेयर है. दरअसल मदरबोर्ड के ऊपर इंटरफेस होता है. मदरबोर्ड के ऊपर कुछ कनेक्शंस होते हैं जिस कनेक्शन में आप हार्ड डिस्क या SSD या वाईफाई और एथरनेट के डिफरेंट हार्डवेयर होते हैं उनको कनेक्ट कर सकते हो. उसको हम कहते हैं PCI. PCI की फुल फॉर्म होती है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट. तो पेरिफेरल होता है जो बेसिकली आप मान सकते हो पेरिफेरल मीन्स बाहर का. ठीक है, पेरिफेरल मीन्स समथिंग दैट्स आउटसाइड, पेरिफेरी पे जो होगा. पेरिफेरल कंपोनेंट मतलब ऐसे कंपोनेंट्स जो बाहर होंगे. इंटरकनेक्ट मतलब उनको कनेक्ट करने के लिए. अगर आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि जो मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर रैम होती है, उसके ऊपर रोम होती है, उसके ऊपर प्रोसेसर होता है यानी CPU होता है. लेकिन अगर हम SSD की बात करेंगे या हार्ड डिस्क की बात करेंगे, ग्राफिक्स कार्ड, ये वाईफाई या एथरनेट के जितने भी बाकी हार्डवेयर होते हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर नहीं होते, लेकिन उनका कनेक्शन होता है मदरबोर्ड के साथ. तो ये सारे जो हैं यहाँ पे डिस्क, हार्ड डिस्क, SSD, ग्राफिक्स कार्ड, ये सारे जो डिवाइस हैं ये पेरिफेरल डिवाइसेस में आएंगे. तो इनको मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए PCI पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. दरअसल ये दिखते कैसे हैं, अगर आप देखोगे मदरबोर्ड जो होता है कुछ इस तरह होता है और मदरबोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह के आपको कनेक्शन दिखेंगे. लाइक दिस इज़ PCI, ये भी PCI है. ये जो आप देख रहे हो ना, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ PCIs हैं. तो इन PCI यानी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट के थ्रू आप अलग अलग हार्डवेयर या पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो. किसके साथ? मदरबोर्ड के साथ. ठीक है, ये चीज़ क्लियर है. ये चीज़ क्लियर है. ठीक है, तो याद रखना है PCI क्या है. PCI की फुल फॉर्म अब याद रखोगे, इट्स पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट. ये होता क्या है बेसिकली, ये मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्शंस होते हैं जिनके थ्रू पेरिफेरल डिवाइसेस मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होते हैं. ठीक है, सिंपल है. Second question is the special key on the keyboard that has Windows logo on it is called.
कीबोर्ड के ऊपर वो वाली की जिसके ऊपर विंडोज़ लोगो होता है। विंडोज़ का लोगो पता है क्या होता है? विंडोज़ का लोगो पता है क्या होता है? विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेफिनेटली उसका लोगो आपने देखा होगा। कुछ इस तरह की 4 विंडोज़ होती हैं, तो वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का लोगो है। इस तरह से यू कैन सर्च दैट ऑन द इंटरनेट, या शायद आपने देखा भी होगा। तो इस तरह का 4 इस तरह की विंडोज़ होती हैं छोटी, ये इस तरह का लोगो होता है। तो अगर आप देखोगे आपकी कीबोर्ड पे भी एक की होती है जिसके ऊपर ये लोगो बना होता है, एंड उसको क्या कहते हैं? व्हाट इज़ दैट की कॉल्ड? क्या कहते हैं उसको? क्या उसको ऑल्टरनेट की कहते हैं? ऑल्टरनेट की नहीं सुना होगा आपने, लेकिन ऑल्टरनेट की आप ऑल्ट की को कहते हो, जो ऑल्ट की होती है। एंड की होती है, स्टार्ट की होती है, और कंट्रोल की यानी CTRL जिसके ऊपर लिखा होता है। तो कंट्रोल, ये सारी की सारी कीज़ होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। अब आपको बताना है कि अब वो वाली कीबोर्ड के ऊपर वो वाली की के बारे में बताना है आपको जिसके ऊपर विंडोज़ लोगो बना होता है, उसको क्या कहते हैं? मुनज़ा इज सेइंग बी, यानी मुनज़ा कह रही है उसको एंड की कहते हैं। सो इस वाली की को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको कहते हैं स्टार्ट की, उसको कहते हैं स्टार्ट की। अब देखो ऑल्ट की जो होती है ना, ऑल्ट की के ऊपर लिखा होता है ALT, ऑल्टरनेट की के ऊपर। एंड की के ऊपर लिखा होता है END, एंड। कंट्रोल की के ऊपर लिखा होता है CTRL। लेकिन ये जो स्टार्ट की होती है इसके ऊपर एक ये आइकन बना होता है, और अगर आप इसको प्रेस करते हो, लाइक इफ़ आई प्रेस दिस की, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे सामने ये खुल गया। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड एज स्टार्ट मेन्यू। इसको स्टार्ट मेन्यू कहते हैं। स्टार्ट मेन्यू में मेरे सामने यहाँ पे आ गए जो भी ऐप्स हैं मेरे, यानी सॉफ्टवेयर है मेरे कंप्यूटर पे इंस्टॉल, वो आ गए। या आई कैन सर्च, यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ। इसको कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। और ये स्टार्ट मेन्यू ओपन होता है किससे? जब हम ये स्टार्ट की को प्रेस करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज स्टार्ट की। स्टार्ट की जब आप प्रेस करते हो, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेरे वाले में 11 है, तो उसमें बीच में आया था। आपके में अगर 10 होगा या 8 होगा तो साइड में ये बॉटम में ये खुल जाता है। इसको कहते हैं हम स्टार्ट मेन्यू। इसमें सारी ऐप्स जो होंगी, लाइक कैलकुलेटर, कैलेंडर, कैमरा, कोडाना, जितनी भी ऐप्स होंगी वो आपके सामने आ जाती हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी स्टार्ट की। ठीक है, बाकी नहीं आएगी, क्योंकि बाकी जितनी भी हमने देखी, ऑल्ट की, एंड की या कंट्रोल की जो है, इन के ऊपर नहीं होता है विंडोज़ का लोगो। विंडोज़ का लोगो डेफिनेटली आपने देखा होगा। ठीक है, आई एज्यूम कि आपको पता है विंडोज़ का लोगो क्या होता है। ये जो देख रहे हो ना आप, दिस थिंग, ये जो 4 यहाँ पे 4 रेक्टेंगल्स या 4 स्क्वायर्स आप देख रहे हो ना, यही है विंडोज़ का लोगो। यही बना होता है स्टार्ट की के ऊपर। ठीक है, ये होती है ऑल्ट की के लेफ्ट साइड में। हाँ, एक ही होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द यूज ऑफ 2 और मोर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स विद इन ए सिंगल कंप्यूटर सिस्टम। बताओ, जब हम एक ही कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा CPUs को यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या उसको मल्टी कंप्यूटिंग कहते हैं? क्या उसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं? क्या उसको मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं? या उसको मल्टी मीडिया कहते हैं? व्हाट इज़ इट कॉल्ड? गुड, गुड, मल्टी प्रोसेसिंग, वेरी गुड। सो यहाँ पे आपको जो चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे 2-3 टर्म्स है। पहली बात, मल्टीमीडिया किसको कहेंगे? मल्टीमीडिया कहते हैं हम ऑडियो वीडियो इस तरह की जो फाइल्स होती हैं उसको मल्टीमीडिया कहते हैं। ऑडियो वीडियो फाइल, ठीक है, उसको मल्टीमीडिया कहेंगे। मल्टी कंप्यूटिंग ये कोई टर्म नहीं है। मल्टी थ्रेडिंग नाम की एक टर्म होती है, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा आपको वो क्या होता है, ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज मल्टी प्रोसेसिंग। यहाँ पे आपको 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वन इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोसेसिंग एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज मल्टी प्रोग्रामिंग। 2 चीज़ें हैं, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है जब एक ही कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल CPUs होंगे। क्या होंगे? मल्टीपल CPUs होंगे। तो जब एक ही कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल CPUs होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप मल्टीपल प्रोसेसेस को एट द सेम टाइम चला पाओगे। यानी अगर किसी कंप्यूटर के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा CPUs होंगे तो हर एक CPU के ऊपर एक एक प्रोसेस चलेगा, मतलब आप इमेजिन करो एक एक प्रोग्राम चलेगा। तो उससे क्या होगा कि उससे मल्टीपल प्रोसेसेस आप चला सकते हो साइमल्टेनियसली, क्योंकि हर एक CPU अपना अपना प्रोसेस चलाएगा या हर CPU अपना अपना प्रोग्राम चलाएगा। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब व्हेन यू यूज़
मल्टीपल सीपीयूज टू रन मल्टीपल प्रोसेसेस। लेकिन अब आपका जो कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर में आप साइमल्टेनियसली चला पाते हो ना बहुत सारी चीज़ें। लाइक अभी मैं चला रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जिस पे ये प्रेजेंटेशन है, ब्राउज़र जिसके ऊपर मैंने जिसके ऊपर ये स्ट्रीम हो रहा है, इसके अलावा भी 2-4 ऐप्स हैं जो चल रही हैं साइमल्टेनियसली। लेकिन मेरे कंप्यूटर के ऊपर एक ही सीपीयू है, देयर इज़ ओनली वन सीपीयू। तो अभी क्या हो रहा है, अभी मल्टीपल या सेवरल प्रोग्राम्स चल रहे हैं कॉन्करेंटली मतलब एक साथ, यूजिंग सिंगल सीपीयू। तो इसको कहेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग। तो दो चीज़ें हैं, एक है मल्टी प्रोसेसिंग और दूसरी है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब है जब मल्टीपल सीपीयूज के ऊपर मल्टीपल प्रोग्राम्स चलेंगे, और मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब जब एक ही सीपीयू के ऊपर मल्टीपल प्रोग्राम्स चलेंगे। अब ये कैसे होता है वो आपको नहीं पढ़ना, बस इतना याद रखो, मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स व्हेन मोर देन वन programs or processes are run simultaneously or are running concurrently using a single CPU on a single CPU। ठीक है, ये दो चीज़ें आप याद रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे क्वेश्चन आसान है लेकिन अब देखो 3-4 लाइन्स में क्वेश्चन है तो अच्छे से इसको पढ़ना है। द क्वेश्चन इज द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर गेट इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग अ टास्क which are generated or produced by a complex and a heavy set of electronic devices which bear embedded on a platform which is known as। यहाँ पे लिखा है कि the software and the hardware of a computer, जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर होता है उसको इंस्ट्रक्शंस मिलती है किसी भी प्रोसेस को, किसी भी टास्क को प्रोसेस करने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है, और उन इंस्ट्रक्शंस को जनरेट करते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं एम्बेडेड एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसको क्या कहते हैं? तो ऐसे तो लगता है मुश्किल है लेकिन यस यू गाइज आर करेक्ट ऑप्शन वुड बी मदरबोर्ड। बेसिकली ये बात कर रहा है कि ये बता रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, नॉट एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकिन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि इंस्ट्रक्शंस जनरेट हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आर जनरेटेड, लाइक कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है इंस्ट्रक्शंस को, या जो ALU है वो प्रोसेस करता है, या वो भी कुछ जनरेट करता है जो रैम को देता है, या इसके अलावा रैम से भी सिग्नल जाती हैं। तो रैम, ये CPU, या रोम, ये जो सारी जो डिवाइसेस होती हैं ये होती हैं किसके ऊपर? मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे मदरबोर्ड दे करेक्ट ऑप्शन। हार्ड डिस्क नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे टर्म जो इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि आर एम्बेडेड ऑन ए प्लेटफॉर्म विच इज़ नोन एज। एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बेसिकली एक PCB होता है, PCB की फॉर्म होती है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो मदरबोर्ड एक PCB है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, उसी के ऊपर सारी डिवाइस है। हार्ड डिस्क नहीं आएगा क्योंकि HDD स्टैंड्स फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। ये क्या है? ये एक स्टोरेज डिवाइस है, इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। ठीक है, SMPS ये मैंने बताया था, इट्स अ पार्ट ऑफ मदरबोर्ड। एंड रैम भी नहीं आएगा, रैम खुद होती है किसके ऊपर? मदरबोर्ड के ऊपर। ठीक है, सो मदरबोर्ड भी द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अंदर से जो आपका लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, वो कुछ इस तरह का होता है। उसमें एक बड़ा सा PCB होता है, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, दिस इज़ योर मदरबोर्ड। इसी के ऊपर यहाँ पे आप देखोगे ये बीच में यहाँ पे है, यहाँ पे CPU है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेमोरी है यानी रैम है। इसके अलावा छोटी छोटी और बहुत सारी सर्किटरीज हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो CMOS बैटरी है, इट्स नॉट कॉम्स, इट्स CMOS बैटरी है। या देख पा रहे होंगे कि मोस्ट ऑफ द सर्किटरी जो है वो इसी मदरबोर्ड के ऊपर है। अब इसके बाहर हार्ड डिस्क है, इसके बाहर DVD ड्राइव है, इसके बाहर बैटरी है। तो यहाँ ये मदरबोर्ड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मदरबोर्ड के ऊपर CPU होता है, रैम होती है, रोम होती है। हार्ड डिस्क, SSD, HDD ये या CD DVD ये इसके बाहर होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। एंड मदरबोर्ड मैंने बताया था इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड जिसके ऊपर सारी सर्किटरी होती है, और इसके ऊपर आपका CPU होता है, रोम होती है, रैम होती है, एक्सपेंशन स्लॉट्स और PCI, जो अभी मैं आपको बता रहा था, PCI पेरिफेरल कंपोनेंट्स इंटर कनेक्ट। ये जो है बेसिकली यहाँ पे ये जो स्लॉट्स आप देख रहे होंगे, ये जो आप स्लॉट्स देख रहे हैं, ये जो खाली स्लॉट्स है यहाँ पे, दीज आर PCI। इन्हीं के थ्रू
पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं मदरबोर्ड के थ्रू। यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, यूएसबी पोर्ट्स के थ्रू भी बाहर वाले डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट होती है इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें कुछ कंट्रोलर्स भी होते हैं हार्ड डिस्क, कीबोर्ड एक्सेट्रा के लिए, जो हमने पढ़ा था कीबोर्ड कंट्रोलर एक होता है, वो भी यहाँ कहाँ पे होता है, मदरबोर्ड के ऊपर। लेकिन ये डीवीडी एचडीडी खुद कहाँ होती है, मदरबोर्ड के बाहर होती है, ठीक है। एंड कंपोनेंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक सीमॉस बैटरी होती है। सीमॉस बैटरी बेसिकली ये मैं बताऊंगा आपको आगे आगे क्वेश्चन में सीमॉस हमें देखना है क्या है। बायोस चिप होती है, वो मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये क्या होता है। फैन होता है, एक्सपेंशन स्लॉट्स, एसएमपीएस यानी स्विचड पावर मोड, स्विचड मोड पावर सप्लाई, पीसीआई स्लॉट्स मैंने बताया, प्रोसेसर चिप और बसेज होती है जो कनेक्ट करती है, ठीक है। ये इसके ऊपर कंपोनेंट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायडेक्स रेफर्स टू ए क्लास ऑफ वीडियो डिवाइसेस। इंपॉर्टेंट है, वीडियो डिवाइस है दैट, यहाँ पे कीवर्ड्स को आप हाईलाइट करेंगे साथ साथ, वीडियो डिवाइसेस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट। कम वॉल्यूम होता है, कम वेट होता है एंड पावर रिक्वायरमेंट भी कम होती है इन कंपैरिजन टू सीआरटी। सीआरटी क्या होता है, सीआरटी इज कैथोड रे ट्यूब। मतलब उसको यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा वीडियो डिवाइस इनमें से ऐसा है जो सीआरटी के कंपैरिजन में यानी कैथोड रे ट्यूब के कंपैरिजन में वॉल्यूम में भी कम होता है, वेट में भी कम होता है और उसमें पावर भी कम ही लगती है। क्या वो VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, डिस्प्ले मॉनिटर है, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है या फ्लैट पैनल डिस्प्ले है? सम पीपल आर सेइंग A, सम आर सेइंग D। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। अब सबसे पहले आपको देखना है वीडियो क्या होता है। अगर आपको याद होगा वीडियो मैंने बताया था, वीडियो स्टैंड फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं हम मॉनिटर को। तो कॉमन टर्म, तो सीआरटी क्या है पहले, व्हाट इज सीआरटी? सीआरटी मॉनिटर, इट्स अ टाइप ऑफ मॉनिटर। जो आपने मोटा वाला टीवी देखा होगा बचपन में, उसको सीआरटी कहते हैं, वो सीआरटी था, ठीक है। तो मॉनिटर पहले वैसे ही आता था कंप्यूटर के अंदर। तो वीडियो जो है, वीडियो किसी भी मॉनिटर को कहेंगे, वीडियो हम एक जनरल नाम देते हैं मॉनिटर को। डिस्प्ले मॉनिटर भी हम जनरल मॉनिटर को कहेंगे, तो किसी भी मॉनिटर को हम डिस्प्ले मॉनिटर कहेंगे। यहाँ पे हमें बताना था कि सीआरटी से कम होता है वॉल्यूम, तो यहाँ पे ऑप्शन में सीआरटी ही दिया है, सी ऑप्शन में, तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि खुद सीआरटी से कम नहीं हो सकता। अब यहाँ पे ऑप्शन डी है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब ये फ्लैट पैनल डिस्प्ले क्या है? फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो पतले वाले मॉनिटर्स होते हैं, दैट इज फ्लैट पैनल डिस्प्ले। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, यू मस्ट हैव सीन, पुराने वाले जो होते थे ना इस तरह के मॉनिटर्स, वो मोटे होते थे, उनको कहते थे हम सीआरटी स्क्रीन यानी कैथोड रे ट्यूब वाले स्क्रीन, ठीक है। और इनके कंपैरिजन में आज आप देखते हो, आज कंप्यूटर में इतना सा पतला सा आता है मॉनिटर, उसको कहते हैं फ्लैट पैनल। इसकी पैनल फ्लैट होती है, ठीक है। आगे से अगर आप देखोगे दैट इज फ्लैट है, ठीक है। तो ये स्लिम होता है, वेट में भी कम होता है, पावर कंजप्शन भी कम होती है। तो बात हो रही थी यहाँ पे इस फ्लैट पैनल डिस्प्ले की। इतना समझ आ गया? तो सीआरटी और फ्लैट पैनल ये आप याद रखना। अगर अभी तक फ्लैट पैनल नहीं सुना था तो अब ये फ्लैट पैनल जो है ये कुछ भी हो सकता है। ये एक एलसीडी स्क्रीन हो सकती है, यानी ये एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाली स्क्रीन हो सकती है, ये एक एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड वाली स्क्रीन हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर टेक्नोलॉजी कुछ भी हो सकती है, लेकिन फ्लैट पैनल मतलब जो पतला वाला होगा, ठीक है। समझ आ गया? समझ आ गया। वीडियो याद रखना, वीडियो जनरल कहते हैं हम, किसी भी टाइप के मॉनिटर को वीडियो कहेंगे। डिस्प्ले मॉनिटर भी किसी भी टाइप के मॉनिटर या डिस्प्ले को कहेंगे। कैथोड रे ट्यूब वाला आपने देखा, ये वाला कैथोड रे ट्यूब वाला है। एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर, ये आप याद रखना, ये फ्लैट वाले हैं, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे सीआरटी में याद रखना, सीआरटी में एक कैसे काम करता है, आगे जो इसकी स्क्रीन होती है ना, उसके ऊपर फॉस्फोरस की कोटिंग होती है, फॉस्फोरस की कोटिंग होती है अंदर से, और पीछे होती है एक, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। और जैसे ही आप इसको ऑन करते हो ना, तो वो गन जो होती है पीछे, वो इलेक्ट्रॉन्स फायर करती है उस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही उस स्क्रीन पे वो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, चूँकि वो उसके ऊपर फॉस्फोरस की कोटिंग होती है, तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर जब पड़ते हैं तो उसके ऊपर वो थोड़ा ग्लो करते हैं, तो आपको सामने दिखता है कि आपके सामने इमेज आ रही है, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पूरी स्क्रीन के ऊपर जब आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फायर होंगे वो डिसाइड होता है कि कौन सी इमेज डिस्प्ले करनी है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप बताओ, डाइडैश इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू रीड अ प्रिंटेड टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेट्स सी कौन आप में से कर पाएगा। डाइडैश, इसमें से आपको बताना है कौन सी इनपुट डिवाइस है जो कि रीड करती है प्रिंटेड टेक्स्ट को।
प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करती है, OMR, OCR, MICR या CRT। लेट्स सी आप में से कौन कौन इसको सही करता है। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन या रीडर, MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन और CRT OCR। यस, you are right, OCR is the correct option. Yes. OCR is the correct option. OCR stand for optical character reader और recognition। ठीक है, तो OCR यहाँ पे आप देखोगे, OCR बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपका टेक्स्ट है, ये प्रिंटेड टेक्स्ट है, ये प्रिंटेड टेक्स्ट है, ये प्रिंटेड टेक्स्ट है। OCR जो होता है यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, वो इसी को रीड करता है यानी इसी को स्कैन करता है। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा जो आप याद रखोगे, वो ये है कि जो स्कैनर होता है, ये जो स्कैनर होता है, जब किसी डॉक्यूमेंट को आप स्कैनर में डालते हो तो उससे भी ये जो आपकी डॉक्यूमेंट है वो स्कैन हो जाती है, यानी कंप्यूटर के अंदर डिजिटाइज हो जाती है। इससे भी यानी OCR वाले स्कैनर से भी वही, उससे भी स्कैन होता है, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या है कि जब आप, अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था जो स्कैनर होता है उसको इमेज स्कैनर भी कहते हैं, उसको इमेज स्कैनर भी कहते हैं। रीज़न है कि जब आप स्कैनर से स्कैन करते हो ना तो उसकी एक इमेज बनती है, उसकी एक इमेज बनती है। तो जो डॉक्यूमेंट स्कैन होके आता है ना कंप्यूटर में, उसको आप एडिट नहीं कर पाओगे, उसमें जो टेक्स्ट होता है ना लिखा हुआ है उसको आप एडिट नहीं कर पाओगे। लेकिन जो OCR है ना, OCR टेक्स्ट को रीड करता है, मतलब ये इस टेक्स्ट को निकालेगा यहाँ से, ऑप्टिकल OPTICL, यानी उसको हम कहते हैं कि एस के फॉर्म में उसको रीड करेगा, फिर आप उस टेक्स्ट को एडिट भी कर पाओगे। डिफरेंस ये होता है, स्कैनर से जो इमेज स्कैनर से जो डॉक्यूमेंट स्कैन होता है उसके अंदर के टेक्स्ट को आप एडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक इमेज होती है। और जो OCR से स्कैन होता है, OCR से आप जो स्कैन करते हो उससे जो स्कैन होता है टेक्स्ट, उसको आप आसानी से एडिट भी कर सकते हो क्योंकि वो इमेज नहीं होती है, वो टेक्स्ट ही होता है एस के फॉर्म में। ठीक है, इतना आप याद रखना। नेक्स्ट इज डाई डैश। अब इस वाले को बताओ, डाई डैश अर्लीस्ट डिवाइस दैट क्वालिफाइज एज ए डिजिटल कंप्यूटर। यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग गलत आंसर देंगे। अब बताओ इनमें से कौन सा अर्लीस्ट डिवाइस है जिसको आप एक डिजिटल कंप्यूटर मान सकते हो। कैलकुलेटर, कीबोर्ड, एबैकस और CPU। लेट्स सी आप में से कौन इसको सही आंसर करता है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट इज अर्लीस्ट। तो यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा, जब हम कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो हम कहते हैं कि अर्लीस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस वो है आपका एबैकस। ठीक है, ये पढ़ते हैं। बट यहाँ पे दूसरा जो कीवर्ड है दैट इज दिस डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल जब आया तो डिजिटल में एबैकस नहीं आएगा क्योंकि एबैकस जो है वो एक एनालॉग डिवाइस थी, वो डिजिटल डिवाइस नहीं थी। ऑल दो इन सब में से अर्लीस्ट एबैकस है, एबैकस सबसे पहले आया था, लेकिन वो डिजिटल कंप्यूटर नहीं था। वो कंप्यूटर था, दैट वाज अ कंप्यूटर, वो कंप्यूट करता था, वो कैलकुलेशंस करता था, लेकिन वो एक एनालॉग डिवाइस थी, वो एक डिजिटल डिवाइस नहीं थी। इनमें से अगर आप देखोगे कीबोर्ड कंप्यूटर नहीं है, CPU भी कंप्यूटर नहीं है। यहाँ पे कैलकुलेटर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। कैलकुलेटर जो था इट इज़, मैंने अगर आपको पहला लेक्चर था अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जब कंप्यूटर को बनाने की बात आई थी तो सबसे पहले जो लोग थे उनके दिमाग में ये नहीं था कि हम आज का मॉडर्न डे कंप्यूटर बनाएगा जो इंटरनेट एक्सेस करेगा, जो गेम्स खेलेंगे, जिसके ऊपर हम गेम्स खेलेंगे, जिसके साथ हम हज़ारों चीज़ें कर सकते हैं। उनके दिमाग में था कि हमें एक कैलकुलेटर बनाना है। तो जो कैलकुलेटर था बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक या आप मान सकते हो एक डिजिटल कैलकुलेटर पहला, दैट वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जिसको आप मान सकते हो। ठीक है, इनमें से। ठीक है, समझ आया एबैकस क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि एबैकस अर्लीस्ट है, एबैकस कैलकुलेटर से पहले आया डिजिटल कैलकुलेटर से, लेकिन एबैकस जो है दैट इज नॉट ए डिजिटल डिवाइस, वो डिजिटल नहीं है, दैट्स एन एनालॉग डिवाइस। ठीक है, सो कैलकुलेटर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज, अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। व्हाट इज मेंट बाय आउटपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं? एनी कंपोनेंट दैट रिसीव्स द आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर, जो कंप्यूटर से रिसीव करती है डेटा। एनी कंपोनेंट दैट डिस्प्लेज द आउटपुट, जो डिस्प्ले करती है आउटपुट को। एनी कंपोनेंट दैट सेंड्स द डेटा टू द कंप्यूटर, कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर को सेंड करती है डेटा। और डी बोथ ए एंड बी। तो अब आपको बताना है आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है। ठीक है,
आउटपुट डिवाइस किसको कहते हैं? लेट्स सी आप में से कौन कौन इसको सही करता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। आउटपुट डिवाइस, अगर आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था आउटपुट डिवाइस के बारे में, तो मैंने इनपुट डिवाइस के फंक्शंस को बताया था और आउटपुट डिवाइस के फंक्शंस को भी बताया था, तो उसको याद करके ओके ठीक है। डी 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 डी, यू आर ऑल गोइंग विथ डी, ठीक है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन एग्जैक्टली। अब डी का मतलब है कि जो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डेटा को रिसीव भी करता है और फिर उसको डिस्प्ले भी करता है। सिंपल सा था। अब यहाँ पे आप ये देखो, तो बहुत ए एंड बी थे करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, इनपुट डिवाइस का काम होता है सबसे पहले वो इनपुट, इट रिसीव्स द डेटा फ्रॉम द यूजर। पहला काम इनपुट डिवाइस का कि ये यूजर से डेटा रिसीव करता है। सेकेंड थिंग इज उसको कन्वर्ट करता है इनटू डिजिटल फॉर्म, डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। एंड थर्ड थिंग इट डज इज इट सेंड्स दैट डेटा, ये उस डेटा को सेंड करता है टू द कंप्यूटर। तो ये जो सी ऑप्शन था, एनी कंपोनेंट दैट सेंड्स डेटा टू द कंप्यूटर, ये किसके साथ आता है? इनपुट डिवाइस के साथ आता है। अब जो आउटपुट डिवाइस होते हैं वो उल्टे होते हैं इसके। वो क्या करते हैं, जो प्रोसेस्ड डेटा आता है कहाँ से? मेमोरी से, आप मान सकते हो कंप्यूटर से, बिकॉज यहाँ पे ये कंप्यूटर माना जाएगा, ठीक है। जो कंप्यूटर से डेटा आएगा या सीपीयू से डेटा आएगा, उसको पहले एक्सेप्ट या रिसीव करता है, ये पहला काम है, उसको रिसीव करेगा। दूसरा काम है उसको कन्वर्ट करेगा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, तो दूसरा काम कन्वर्जन है। और तीसरा काम जो है आउटपुट डिवाइस का, उसको डिस्प्ले करना है किसके सामने? यूजर के सामने। तो ये तीन काम होते हैं आउटपुट डिवाइस के, ठीक है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइडैश कैन बी रीप्रोग्राम टू इरेज द डेटा फ्रॉम इट, एक्सपोज इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट। ये हमने कल भी किया था कि इनमें से कौन सी रोम ऐसी या रैम ऐसी होती है जिसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, यानी उसके अंदर डेटा जो है वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। उसको डेटा को डिलीट करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट लाइट इसके ऊपर डालते हैं। तो पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, मैंने बताया था कि ये जब लाई जाती है कहाँ से? जब मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं हम, तो जो यूज़र है वो एक बार इसमें डेटा डाल सकता है, यानी रीप्रोग्राम कर सकता है। वो डायरेक्टली उसको कर सकता है, उसको अल्ट्रावायलेट लाइट या फिर किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती वो सब करने के लिए। ई प्रोम यानी दैट इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में एक बार आप रीप्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन रीप्रोग्राम करने के लिए आपको, या आप मल्टीपल टाइम्स भी रीप्रोग्राम कर सकते हो, लेकिन आपको अल्ट्रावायलेट लाइट डालनी पड़ती है। और एक होती है ईईपी रोम, दैट इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। उसमें डेटा को डिलीट करने के लिए आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास करने पड़ते हैं। एसडी रैम जो है, इसमें तो ये तो रैम है, यानी ये जो है ये रीड ऑनली नहीं है, इसमें तो कभी भी हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। रोम जो है, रोम एक कॉमन टर्म है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। एप्रोम वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ईच सीपीयू हैज अ बिल्ट इन एबिलिटी टू परफॉर्म ए सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड इट्स। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है। अब आपको बताना है कि सीपीयू, हर एक सीपीयू, जितने भी सीपीयू होते हैं उनके अंदर एक बिल्ट इन एबिलिटी होती है, यानी वो कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को वो परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब हर एक सीपीयू की कैपेबिलिटी होती है कि वो कुछ मशीन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है, यानी कोई 100 को कर सकता है, दूसरा सीपीयू 200 इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। उसको क्या कहते हैं? क्या उसको इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं, लेंथ कहते हैं, या स्पीड कहते हैं? अब यहाँ पे स्पीड और इंस्ट्रक्शन लेंथ, ये दो चीज़ें नहीं पढ़ी आपने इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़ा और आपने इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ा। सो जो लोग बी लगा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। इंस्ट्रक्शन सेट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जितने भी सीपीयूज या कंप्यूटर्स होते हैं उनमें एक बिल्ट इन एबिलिटी होती है, यानी वो कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कोई सीपीयू होगा जिसमें 200 जो 200 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकता है। 200 मतलब जिसमें ऐड आएगा, सब्ट्रैक्ट आएगा, कंपैरिजन, तो इस तरह के 200 के आसपास के इंस्ट्रक्शंस वो अलग अलग एग्जीक्यूट कर सकता है। उसको कहेंगे कि ये उसका इंस्ट्रक्शन सेट है, ठीक है। अब दूसरा कंप्यूटर है जो इससे कम ही इंस्ट्रक्शंस, मतलब फॉर एग्जांपल वो कोई एक फॉर एग्जांपल वो कंपैरिजन नहीं कर पाता है, तो हम कहेंगे कि ये कंपैरिजन ऑपरेशन उसके इंस्ट्रक्शन सेट में नहीं है। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट अ सीपीयू कैन परफॉर्म। सिंपल है, ठीक है, ठीक है।
अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल जो लोग कह रहे हैं वो याद रखें कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, यानी जब भी कोई सीपीयू इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, तो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उस इंस्ट्रक्शन को कुछ फेजेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। देयर आर 4 स्टेप्स जिनके थ्रू उसको गुजरना पड़ता है। उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। व्हाट आई वाज सेइंग कि इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है, फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स को ऐड करना है तो वो एक इंस्ट्रक्शन हो गई। तो अगर सीपीयू को 2 नंबर्स को ऐड करना होगा तो उसको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं या उसको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। जो अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि पहले इंस्ट्रक्शन को फेच करना पड़ता है, यानी सीपीयू से मेमोरी से लाना पड़ता है, फिर उसको डिकोड करना पड़ता है। तो दूसरा स्टेप होता है उसको डिकोड करना। तो फिर मैंने बताया था कि उसके बाद एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन होती है, उसके बाद फिर उसको रिजल्ट्स को स्टोर करना पड़ता है। तो ये 4 स्टेप्स होते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के दौरान। ये 4 स्टेप्स होते हैं। यानी अगर 2 नंबर्स को फॉर एग्जांपल ऐड करना होगा तो पहले उस इंस्ट्रक्शन को, यानी उन 2 नंबर्स को, उस ऑपरेटर को फेच करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा मेमोरी से सीपीयू में, फिर उसको डिकोड करना पड़ेगा। मतलब कंट्रोल यूनिट देखता है कि आखिर ये क्या करना है, ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिस हिसाब से उसके अंदर ऑपरेटर होगा उस हिसाब से वो वाला सर्किट एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने बताया था कि एडर सर्किट होता है, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, इस तरह के सर्किट होते हैं एएलयू के अंदर। तो जिस तरह का ऑपरेशन होगा उस तरह का जो सर्किट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसको एग्जीक्यूट करना, यानी एएलयू उसको एग्जीक्यूट करता है और फाइनली उसको स्टोर करना वापस कहाँ पे। तो ये जो 4 स्टेप्स होते हैं ना, इनको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शन जो होती है उसको इस साइकिल के थ्रू गुजरना पड़ता है। ठीक है, समझ आ गया। और इंस्ट्रक्शन सेट क्या है? इंस्ट्रक्शन सेट की जितने भी इंस्ट्रक्शंस एक पर्टिकुलर कंप्यूटर या सीपीयू एग्जीक्यूट कर सकता है उसको इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द कंप्यूटर रीस्टार्ट्स और व्हेन रीसेट बटन इज प्रेस्ड इट्स कॉल्ड एज। क्या कहते हैं? जब हम रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को या जब हम रीस्टार्ट बटन दबाते हैं तो ठीक है, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको नॉर्मल बूटिंग कहते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं, रीसेट बूटिंग कहते हैं या कोल्ड बूटिंग कहते हैं? सॉरी, इसका ऑप्शन आना चाहिए वार्म बूटिंग, नॉट कोल्ड बूटिंग। ये गलत है यहाँ पे। ठीक, इसका ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन बी आएगा। क्यों? अब यहाँ पे आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला, बूटिंग किसको कहते हैं? बूटिंग इज द प्रोसेस जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है। वेन एवर यू स्टार्ट और इनिशिएट द कंप्यूटर, उसको कहते हैं बूटिंग। अब बूटिंग होती है 2 तरह की। एक को कहते हैं कोल्ड बूटिंग या हार्ड बूटिंग, सेकंड को कहते हैं वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग। कोल्ड बूटिंग कहते हैं उस प्रोसेस को जब कंप्यूटर जो है वो शट डाउन है। फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर को शट डाउन किया, फिर कुछ टाइम बाद रीस्टार्ट करने के लिए, उसको फिर से स्टार्ट करने के लिए आपको रीस्टार्ट बटन, आपको जो पावर बटन है ना वो दबाना पड़ेगा, तभी जाके वो ऑन होगा। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कोल्ड बूटिंग। मतलब कंप्यूटर बिल्कुल ऑफ था, अब वो खुद ऑन नहीं होगा, आपको क्या करना है, आपको पावर बटन दबाना है, तभी वो फिर से ऑन होगा। उसको हम कहेंगे कोल्ड बूटिंग। लेकिन सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग कहते हैं जिसको कहते हैं हम रीस्टार्ट करना, रीबूटिंग भी जिसको हम कहते हैं। वो क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर अभी ऑन ही है, आपने रीस्टार्ट दबाया, रीस्टार्ट जब आप दबाते हो तो कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, लेकिन वो खुद ही स्टार्ट भी हो जाता है। आपको पावर बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने मोबाइल फोन में भी देखा होगा, 2 ऑप्शंस आते हैं, एक आता है पावर ऑफ और दूसरा आता है रीस्टार्ट। अगर आप पावर ऑफ दबाओगे तो कंप्यूटर, आपका फोन ऑफ हो जाएगा, फिर से स्टार्ट करने के लिए आपको फिर से पावर ऑन बटन दबाना पड़ेगा। तो उसको हम कहेंगे कोल्ड बूटिंग, क्योंकि कंप्यूटर बिल्कुल या स्मार्टफोन आपका बिल्कुल शट डाउन था, उसको फिर से स्टार्ट किया आपने। ठीक, एंड वार्म बूटिंग कहेंगे जब आप रीस्टार्ट पे दबाओगे। उसमें एक बार आपने उस रीस्टार्ट पे क्लिक किया तो कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा खुद, और खुद फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा जल्दी। दैट वुड बी वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग। तो बूटिंग के दौरान आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि बूटिंग जैसे आप करते हो या कंप्यूटर जब भी आप ऑन करते हो तो बायोस चिप पहले पोस्ट करता है। पोस्ट के, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था, पोस्ट एक टेस्ट होता है। जो ये बायोस एक टेस्ट करता है कि क्या सारे के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो जब उसको वहां से रेस्पॉन्स आता है कि सारे डिवाइसेस जो है वो हार्डवेयर डिवाइसेस सही चल रहे हैं, तो फिर जो बायोस है
वो डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के अंदर यानी सेकेंडरी स्टोरेज से रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके आता है। ठीक है, तो इस सारी प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना, वार्म बूटिंग एंड कोल्ड बूटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है कि डाइडेश इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी ऑन ए कंप्यूटर मदरबोर्ड दैट स्टोर्स बायोस सेटिंग्स। बायोस सेटिंग्स इनमें से किसके अंदर होती है, एनआईसी, यूईएफआई या पोस्ट। अब यहाँ पे वन बाय वन इनको देखो आप। पहला है यहाँ पे सीमॉस। अगर आपको याद होगा मैंने आपको सीमॉस की फुल फॉर्म याद करवाई थी। सीमॉस स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और बेसिकली ये क्या होती है, सीमॉस एक छोटी सी मेमोरी होती है, ये एक छोटी मेमोरी होती है मदरबोर्ड के ऊपर, और इसमें बायोस चिप जो होती है उसकी सेटिंग्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सीमॉस, लेकिन आपको पता होना चाहिए बाकी भी क्या है। सेकेंड इज एनआईसी। एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या होता है, ये भी एक छोटी सी चिप होती है किसके ऊपर, आपके कंप्यूटर के अंदर। ये कंपलसरी होती है, अगर आपके कंप्यूटर को के ऊपर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको एनआईसी कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एनआईसी का काम है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये नेटवर्क के साथ आपको कनेक्ट करवाता है आपके कंप्यूटर को। उसके बाद है यूईएफआई। यूईएफआई जो है इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। तो जैसे मैं आपको बताया, बायोस नाम की एक चिप होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग नाम की एक चिप होती है। एग्जैक्टली उसी तरह की और एक चिप आती है जिसको हम कहते हैं यूएफआई चिप, दैट इज यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। तो बायोस एक इंटरफेस है, एक फर्मवेयर है, यानी बायोस एक चिप है जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके अंदर। एग्जैक्टली यूईएफआई नाम की भी एक चिप होती है जिसके ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होती हैं। तो बायोस एंड यूएफआई एक ही तरह की दो चीज़ें होती हैं, दो फर्मवेयर होती हैं। अब कहीं पे बायोस होगा, कहीं पे यूईएफआई होगा। ठीक है, देन देर इज पोस्ट। पोस्ट क्या होता है, पोस्ट कोई हार्डवेयर नहीं है, मैंने बताया था पोस्ट की फुल फॉर्म होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये एक टेस्ट होता है जो बायोस करता है, जब भी कंप्यूटर बूट करते हो आप तो बायोस चिप एक पोस्ट करता है, यानी वो एक पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, वो सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को टेस्ट करता है कि क्या सारे हार्डवेयर डिवाइसेस सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस तरह से आपके चारों ऑप्शन जो हैं ये क्लियर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूछा था एक छोटी सी मेमोरी जिसमें बायोस की सेटिंग्स होती है, उसको हम कहते हैं सीमॉस। ठीक है, वो सीमॉस होती है, सीमॉस चिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये वाला क्वेश्चन है, लेट्स सी इसमें से कौन करेक्ट आंसर इसका बता सकता है। इनपुट टू द कंप्यूटर कैन बी एंटर्ड बाय द यूजर्स। यूजर्स इनपुट दे सकते हैं। हाउ विल द इनपुट बी कन्वर्टेड विच इज एंटर्ड बाय द यूजर। जो यूजर एंटर करता है इनपुट, उसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। द इनपुट एंटर्ड विल बी डिजिटाइज, क्या उसको डिजिटाइज किया जाएगा। द इनपुट एंटर्ड विल बी कन्वर्टेड टू अल्फान्यूमेरिक कोड, क्या उसको कन्वर्ट किया जाएगा अल्फान्यूमेरिक कोड में। द इनपुट एंटर्ड विल बी कन्वर्टेड टू स्पेनिश लैंग्वेज, क्या उसको स्पेनिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा। द इनपुट एंटर्ड विल नॉट नेसेसरीली बी कन्वर्टेड, उसको ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्ट किया जाएगा। गुड, ए यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जैसा मैंने बताया था कि जब इनपुट डिवाइस से कोई डेटा आता है तो वो डेटा जो है वो कन्वर्ट होता है, और वो किस में कन्वर्ट होता है, वो बेसिकली बाइनरी में कन्वर्ट होता है। और बाइनरी में कन्वर्ट करने को हम डिजिटाइजेशन भी कह सकते हैं, उसको हम डिजिटाइज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इनपुट आता है वो डिजिटाइज होता है, यानी वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, सिंपल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डाइडैश आर द एबिलिटी टू गेट a system up and running in an event of a system crash or failures। अगर सिस्टम क्रैश होता है, अगर कंप्यूटर क्रैश होता है या कोई फेलियर आता है, तो अगर कंप्यूटर क्रैश या फेलियर होने की सिचुएशन में भी फिर से रन हो पाए, फिर से सेटअप हो पाए, उसको हम क्या कहते हैं, इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं। इसको हम बैकअप एंड रीसेट कहेंगे, रीस्टार्ट एंड फॉर्मेट कहेंगे, रीसेट एंड फ्लैश कहेंगे, या बैकअप एंड रिकवरी कहेंगे।
यस शकील, मैं कल इंशाल्लाह ये ज़रूर पहले ही कराऊंगा आपको ये तीनों चीज़ें, ये मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली तीनों क्या होती हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वुड बी डी, बैकअप एंड रिकवरी। अब यहाँ पे ये देखो क्या होता है कि बैकअप एंड रीसेट का मतलब, बैकअप पहले आप देखो बैकअप का क्या मतलब है। बैकअप मीन्स आप अपने डेटा की कॉपी करके रखते हो, डेटा की कॉपी करके रखना। रीसेट को क्या कहेंगे, रीसेट कहेंगे हम, रीसेट मीन्स कि अपने कंप्यूटर को किसी को रीसेट कर देना, कि मतलब जैसे वो पहले आया था वैसा ही कर देना। तो अगर हमने बैकअप लिया और फिर हमने उसको रीसेट किया, रीसेट मतलब बिल्कुल जो पहले जैसा आया था, यानी जो उसकी इनिशियल स्टेज में जितनी भी फाइल्स उसके अंदर थी, जितने भी सॉफ्टवेयर थे, उसी स्टेज में लेके जाएंगे। तो वहां पे आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी, तो ये तो नहीं आएगा। रीस्टार्ट एंड फॉर्मेट भी नहीं आएगा, रीसेट एंड फ्लैश भी नहीं आएगा। लेकिन बैकअप एंड रिकवरी देखो, आप बैकअप का मतलब है कि आप अपने फाइल्स की कॉपी करके रखोगे। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में क्या होता है कि अलग अलग वॉल्यूम्स होती हैं, अगर आपको पता होगा। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी जितनी भी फाइल्स हैं या जितनी भी डेटा, उसको एक बैकअप बना के रखता है आपका कंप्यूटर। बैकअप मतलब उसकी एक कॉपी किसी दूसरी जगह पे स्टोर कर देता है हार्ड डिस्क के। तो इन केस सिस्टम क्रैश होता है, इन केस कोई फेलियर आता है, तो अगर आपका डेटा डिलीट हो जाता है, आपके सारे सॉफ्टवेयर जो भी सेटिंग्स है सब डिलीट हो जाता है, उस केस में जो बैकअप रखा हुआ होता है, जो कंप्यूटर ने बैकअप बना के रखा हुआ होता है, उस बैकअप से डेटा को रिकवर किया जाता है, उसको हम कहते हैं रिकवरी। तो ये बैकअप एंड रिकवरी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें सारे डेटा को की कॉपी बनाई जाती है, सारे सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा सेटिंग की कॉपी बनाई जाती है, और इन केस अगर सिस्टम क्रैश होता है या सिस्टम फेलियर होता है तो उसकी रिकवरी होती है, उस डेटा को रिकवर किया जाता है और आपका सिस्टम फिर से चलने लगता है। सो बैकअप एंड रिकवरी, इसको बैकअप एंड रेस्टोर भी कहते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड स्टोरिंग कॉपीज ऑफ ए डेटा दैट कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगेंस्ट डेटा लॉस। डेटा लॉस से हमें बचाता है इन केस देयर इज ए सिस्टम क्रैश। दिस इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज, इसको ऑपरेशनल रिकवरी भी कहते हैं। रिकवरी होता है रिकवरी फ्रॉम ए बैकअप, पहले बैकअप बनाया जाता है, फिर उसी से रिकवरी होती है, उसमें रिस्टोर किया जाता है डेटा को टू द ओरिजिनल लोकेशन, जहाँ पे उसको पहले सेव किया गया था, वहाँ से वापस उसको ओरिजिनल लोकेशन पर लाया जाएगा। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैकअप एंड रिकवरी। ठीक है, ये क्लियर है। तो बैकअप एंड रिकवरी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आसान सा क्वेश्चन है, डिवाइसेस सच एज ट्रैक बॉल एंड टच पैड्स आर कैटेगराइज्ड एज। ट्रैक बॉल एंड टच पैड को अब किस कैटेगरी में रखोगे? गुड, आसान सा क्वेश्चन था। इसको पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि किसी जिनके थ्रू हम स्क्रीन के ऊपर किसी भी लोकेशन पे पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, सो पॉइंटिंग डिवाइस में माउस होता है, पॉइंटिंग स्टिक होती है, टच पैड आपके कंप्यूटर लैपटॉप का, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और गेम पैड आते हैं। ठीक है, next question is DIDASH is handled by the BIOS to initialize very specific peripheral devices, notably for video and SCSI installation। यहाँ पे DIDASH is handled by BIOS, इन चार में से कोई चीज़ है जिसको BIOS हैंडल करती है। इट्स यूज टू इनिशलाइज, ये इनिशलाइज करने के काम आता है किसको? कुछ स्पेसिफिक पेरिफेरल डिवाइसेस को। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब हार्डवेयर डिवाइस जो आते हैं, जो मदरबोर्ड के बाहर आते हैं, नोटेबली जिनमें वीडियो यानी आपकी जो आउटपुट डिवाइस हैं, लाइक वी हैव द स्क्रीन एट्सेट्रा, उसको क्या कहते हैं? क्या उसको हम इंटीग्रिटी टेस्ट कहते हैं, रिलायबिलिटी टेस्ट कहते हैं, करेक्ट फंक्शनिंग टेस्ट कहते हैं, या उसको हम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहते हैं? तो अभी हमने देखा कि POST इज स्टैंड फॉर पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और ये एक टेस्ट होता है, ये बेसिकली बायोस इसको हैंडल करता है, इस पोस्ट को करता है। एंड बायोस जो है वो इस टेस्ट को करता है जब भी कंप्यूटर ऑन होता है, वो टेस्ट करता है कि सारे के सारे डिवाइसेस सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उनको इनिशियलाइज करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू चेक द करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द हार्डवेयर डिवाइसेस। पोस्ट क्या है? पोस्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
post is the test that computer hardware of the computer hardware that's done by the BIOS in order to check कि क्या कोई एरर तो नहीं है, क्या सारे के सारे डिवाइसेस करेक्टली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है. सो पोस्ट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. बाकी इंटीग्रिटी टेस्ट, रिलायबिलिटी टेस्ट ये तो नहीं पढ़े ना हमने. पोस्ट हमने पढ़ा, पोस्ट हमने पढ़ा कि इसको बायोस करता है और ये पेरिफेरल डिवाइस यानी हार्डवेयर डिवाइसेस को के लिए होता है, ठीक. अब इसका बताओ आप. Die dash key needs to be pressed along with an alphabet key to type characters in uppercase. Let's see इसको कौन करेक्टली आंसर करता है. कि क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी की को प्रेस करना पड़ता है along with the alphabet key to type characters in uppercase. अगर आप अपर केस यानी अगर आप कैपिटल में लिखना चाहते हो तो आपको जिस की को, जिस लेटर को आपको लिखना है उस की के साथ साथ और एक की भी दबानी पड़ती है. ओके, वेरी गुड, यस, द करेक्ट ऑप्शन इज डी. अब यहाँ पे आपको पता है कि अगर हमें स्विच करना है बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस, यानी अगर हमें कैपिटल और स्मॉल के बीच स्विच करना है तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं. एक होता है कैप्स लॉक और दूसरा होता है शिफ्ट. कैप्स लॉक को आपको एक बार दबाना पड़ता है तो स्विच हो जाता है, फिर आप जितनी भी कीज दबाओगे वो कैपिटल या स्मॉल उस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है. लेकिन अगर आप शिफ्ट की हेल्प से कैपिटल या स्मॉल चेंज करना चाहोगे तो आपको शिफ्ट को दबा के रखना पड़ता है. तो यहाँ पे जो कीवर्ड था वो ये था कि अलोंग विद द अल्फाबेट की. यहाँ पे उसके साथ कौन सी की दबाते हो तो वो शिफ्ट है, ठीक है. शिफ्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज व्हाट इज द टर्म फॉर अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया दैट कंपनसेट्स फॉर द डिफरेंसेस इन डेटा रेट एंड डेटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेस. तो अगर दो डिवाइसेस के बीच में डेटा रेट जो है, मतलब जो उनके बीच जो डेटा फ्लो हो रहा है, अगर उनकी स्पीड में थोड़ा बहुत फर्क है, उनकी स्पीड के बीच में फर्क है थोड़ा बहुत, तो उस फर्क को उस डिफरेंस को कंपनसेट करने के लिए एक टेम्पररी स्टोरेज होती है, उसको हम क्या कहते हैं. ठीक सर, फॉर्मेटिंग आपने कभी पेन ड्राइव को फॉर्मेट किया. फॉर्मेटिंग, जब भी हम किसी स्टोरेज डिवाइस की फॉर्मेटिंग करते हैं ना, तो फॉर्मेटिंग का मतलब यूजुअली होता है कि वी इरेज ऑल द डेटा. फॉर्मेट वो एक तरह से रीसेटिंग हो गया आपका, आपने ठीक कभी है. पेन ड्राइव को फॉर्मेट तो किया? वहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपने बैकअप बनाया फिर फॉर्मेट किया तो उसका मतलब है कि आपने उसको उसी जो उसकी एक्चुअल जो उसका जब आपने उस डिवाइस को लाया था या जब इनिशियल स्टेज में आपका डिवाइस था या कंप्यूटर था, तो तब जो डेटा उसमें था या जो भी उसके अंदर सेटिंग्स थी वहीं पे आप उसको लेके जा रहे हो, तो वो फॉर्मेटिंग हो गई. फॉर्मेटिंग में सारा डेटा डिलीट हो जाता है. लेकिन अगर क्रैश हो गया और आपने फॉर्मेटिंग की तो आपका डेटा तो लॉस हो गया ना, ठीक है. फॉर्मेटिंग सिंपल है. फॉर्मेटिंग मीन्स डिलीटिंग द डेटा. कंप्यूटर लैंग्वेज में फॉर्मेटिंग डिलीट को अगर क्रैश हो गया और आपने फॉर्मेटिंग की तो आपका तो यस, यहाँ पे बफर बता रहे हैं, बफर इज द करेक्ट ऑप्शन. बस क्या है? बस इज ए कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस. यूएसबी आपको पता ही, यूएसबी भी एक तरह का आप मान सकते हो इंटरकनेक्शन स्टैंडर्ड. और चैनल नहीं पढ़ना अभी आपको. बस बफर क्या है, जैसा आपने पढ़ा था कि कीबोर्ड के साथ एक कीबोर्ड बफर होता है. तो चूंकि कीबोर्ड से जो कीज आती हैं वो आपने एक की प्रेस की, फिर मे बी आप कुछ सेकंड्स के बाद दूसरी की प्रेस करोगे, फिर कुछ सेकंड्स के बाद तीसरी की प्रेस करोगे. तो जो आप कीज प्रेस करते हो ना वो स्टोर रहता है कहाँ पे? कीबोर्ड बफर के अंदर. और फिर वहां से वो कहाँ जाता है? सीपीयू के पास जाता है. या ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक डिवाइस है, वो दूसरे डिवाइस को डेटा सेंड कर रहा है, लेकिन ये डिवाइस जो है, ये डिवाइस बहुत तेज सेंड कर रही है, और जितना तेज ये सेंड कर रहा है उतनी स्पीड पे ये वाली डिवाइस जो रिसीव कर रही है वो उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है. तो बीच में हम क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल ये 1 सेकंड के अंदर 10 KB सेंड कर रहा है, लेकिन ये 1 सेकंड के अंदर सिर्फ 5 KB को ही प्रोसेस कर पा रहा है. तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हर सेकंड में 5-5 KB का डेटा लॉस हो जाएगा. तो इसके लिए इस सिचुएशन में हम बीच में एक टेम्परेरी स्टोरेज रखते हैं जिसको हम कहते हैं बफर. तो जो भी यहाँ से डेटा आएगा वो बफर में जाएगा, और बफर में जब स्टोर होता जाएगा तो बफर से फिर ये वाला डिवाइस अपने हिसाब से उस डेटा को उठाएगा. ठीक है.
तो इससे क्या होगा, इससे डेटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो मकसद क्या है हमारा, मकसद है कि जो इनकी डेटा प्रोसेसिंग स्पीड जो है उनमें जो डिफरेंस है, उसमें जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कोप अप करने के लिए वी यूज दिस बफर, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्ट टर्म फॉर बाइनरी डिजिट, बाइनरी डिजिट के लिए शॉर्ट क्या है, दैट इज बिट। बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Dash is a computer that is integrated, important question है, that is integrated into devices and is dedicated to functions of a specific device। इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर होता है, इट्स ए कंप्यूटर, लेकिन ये इंटीग्रेट किया हुआ होता है डिवाइसेस के ऊपर, मतलब एक छोटा कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर जब भी आप सुनोगे ना तो ये मत समझना कंप्यूटर का मतलब उसके अंदर स्क्रीन होगी। कंप्यूटर जब भी हम कहते हैं ना, कंप्यूटर का मतलब है कि उसके अंदर सीपीयू होना चाहिए, उसके अंदर मेमोरी होनी चाहिए और इनपुट और आउटपुट के लिए कुछ होना चाहिए, नॉट नेसेसरली मॉनिटर एंड ऑल। तो कंप्यूटर का मतलब ये है। तो मतलब कंप्यूटर है छोटा कंप्यूटर है, यानी वो डेटा को प्रोसेस कर सकता है, वो कंप्यूटर जो है, लेकिन वो इंटीग्रेट किया होता है डिवाइसेस के ऊपर, मतलब कोई एक बड़ी डिवाइस है उसके अंदर इंटीग्रेट किया हुआ एक छोटा कंप्यूटर, और इसका काम होता है कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना। उसको हम क्या कहते हैं, क्या उनको हम सर्वर्स कहते हैं, रोबोटिक कंप्यूटर्स कहते हैं, मेन फ्रेम्स कहते हैं, या एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहते हैं? डज एनीबडी वांट टू आंसर दिस? ओके, लुक यहाँ पे सर्वर है पहला। सर्वर जो है, सर्वर एक बड़ा कंप्यूटर होता है, ये किसी कंप्यूटर के ऊपर, ये किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर नहीं होता है, ठीक है। रोबोटिक कंप्यूटर, ये आंसर सर आपने ही दिया। ओके ओके, मेन फ्रेम ये बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, ये भी आपको पता है, लेकिन एम्बेडेड कंप्यूटर्स इज द करेक्ट ऑप्शन। अब एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है ये आप देखो। देखो एम्बेडेड कंप्यूटर को एम्बेडेड सिस्टम भी कहते हैं। ये क्या होता है, एक प्रोसेसर होती है, यानी एक सीपीयू की चिप होती है। यस, आंसर नीचे लिखा हुआ है। यस सॉरी, ये एनिमेशन में आगे पीछे हो गया, ये बाद में आनी चाहिए थी एनिमेशन, एनिमेशन ऐड करना भूल गया इसमें, ठीक है। तो कंप्यूटर मेमोरी, उसमें मेमोरी भी होती है और इनपुट आउटपुट के लिए कुछ डिवाइसेस होती हैं, लेकिन ये जो छोटा कंप्यूटर है ये किसी दूसरी डिवाइस के ऊपर एम्बेड किया हुआ होता है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, इसकी एग्जाम्पल है आपकी जितनी भी होम अप्लायंसेज हैं, बी इट फ्रिज, आपके स्मार्ट फ्रिजेस नहीं आते, स्मार्ट एसीज आते हैं, उनके अंदर एक छोटा कंप्यूटर होता है। अगर आपको याद होगा, एक सीपी, अगर एक फ्रिज होगा आपके घर में, तो रेफ्रिजरेटर में एक चीज़ होती है कि वो ऑटोमेटिकली वो टेम्परेचर को चेंज कर सकता है। तो बेस्ड ऑन की मतलब कितना कूल करना है वो देखेगा कि अभी मतलब कितना टेम्परेचर है बाहर का एंड ऑल, उस हिसाब से वो कूलिंग जो है वो चेंज करेगा। या एसी जो है, एसी भी आजकल आते हैं ना, एसी वो खुद डिसाइड करते हैं कि मतलब कितना होना चाहिए, ऑटोमेटिक मोड जिसको आप कह सकते हो। तो असल में एसी एक अलग डिवाइस है, उसका काम है कमरे को ठंडा करना या गर्म करना, लेकिन उसके अंदर एक छोटा कंप्यूटर है जो उसको हेल्प करता है इन डिसाइडिंग कि कब टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, कब उसको डिक्रीज करना है। तो जब किसी डिवाइस के ऊपर के अंदर या ऊपर एक छोटा कंप्यूटर होगा, उसके अंदर एक छोटा कंप्यूटर होगा, उसको हम कहेंगे दैट इज एन एम्बेडेड सिस्टम। और उस कंप्यूटर का कुछ खास काम होता है, कुछ स्पेसिफिक काम होता है, लाइक टेम्परेचर को देखना कि कब कम करना है, कब बढ़ाना है, या इस तरह के काम हो सकते हैं। या सिंपल आपकी डिजिटल वॉच आजकल आती है ना, तो वो डिजिटल वॉच को हम एम्बेडेड सिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं। या MP3 प्लेयर्स आते थे, उसके अंदर भी छोटी सी सीपीयू होती है, मेमोरी होती है एंड ऑल। असल में उसका काम क्या है, असल में उसका काम है MP3 प्लेयर का आपको वहाँ से साउंड सुनाना, म्यूजिक और वॉट एवर जो भी आप उससे सुनना चाहते हो, लेकिन उसके अंदर एक छोटा कंप्यूटर भी होता है, तो उसको हम कहेंगे दैट इज एन एम्बेडेड सिस्टम। तो एम्बेडेड सिस्टम मतलब जब सिस्टम यानी कंप्यूटर एम्बेड किया हुआ हो किसी दूसरी डिवाइस के अंदर, उसको हम कहेंगे एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है, या उसको एम्बेडेड कंप्यूटर भी कहेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज
कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड वर्ड्स और नंबर्स, कंप्यूटर्स वर्ड्स या नंबर्स अंडरस्टैंड नहीं करते हैं द वे ह्यूमंस डू, जिस तरह से ह्यूमंस करते हैं। एंड एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय, और सब कुछ उसके अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ होता है डाई डैश इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, जो दैट रजिस्टर्स सिग्नल दैट रजिस्टर्स। ये कुछ आधा ही क्वेश्चन है यहाँ पे, बट आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है। तो कंप्यूटर के अंदर जो भी होता है वो बाइनरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में होता है। सो बाइनरी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। बाइनरी इस तरह की सिग्नल होती है कि फॉर एग्जांपल 1 माइक्रोसेकंड के लिए उसकी वैल्यू 5 वोल्ट हो गई, और फिर 0 वोल्ट हो गई 10 माइक्रोसेकंड्स के लिए, फिर नेक्स्ट 10 माइक्रोसेकंड्स के लिए 5 वोल्ट हो गई। तो एक सिग्नल जो है इसकी दो ही वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, ठीक है। तो ये एक सिग्नल है जो कि बाइनरी सिग्नल है, इसकी दो ही पॉसिबल वैल्यूज हैं। फिर इस हिसाब से हम इंटरप्रेट करते हैं कि ये बाइनरी है 1 0 1 0 1 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड एंड सेंट टू ए डेस्टिनेशन डिवाइस सच एज ए मॉनिटर और प्रिंटर इट्स कॉल्ड। जब इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस की हुई इंफॉर्मेशन होती है, जब वो सेंड की जाती है किसी एक डिवाइस के ऊपर सच एज मॉनिटर या प्रिंटर के ऊपर, उसको क्या कहते हैं? आसान सा क्वेश्चन है, उसको हम आउटपुट कहते हैं। जब प्रोसेस होके यहाँ से हमने देखा कि इनपुट आता है जिसको सीपीयू प्रोसेस करता है, जब सीपीयू उसको प्रोसेस करता है तो फिर जो वहाँ से निकलता है वो आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले होता है, उसको हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। आउटपुट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच आर फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स इज नॉट इन द कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है? कीबोर्ड भी इनपुट है, स्कैनर भी इनपुट है, माउस सॉरी स्कैनर स्कैनर भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है, लेकिन प्रिंटर एक आउटपुट है, ठीक है। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस, तो यहाँ पे प्रिंटर वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अब इसका बताओ आप, व्हाट इज द यूज ऑफ ए जॉयस्टिक? जॉयस्टिक्स आर यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग आउटपुट्स। नो, जॉयस्टिक से आप डिस्प्ले आउटपुट तो नहीं कर सकते। जॉयस्टिक्स आर यूज्ड फॉर कंप्यूटर गेम्स। यस, अगर आपको याद होगा मैंने बताया था जॉयस्टिक्स जो होती हैं, जॉयस्टिक्स कुछ इस तरह की होती हैं, या जॉयस्टिक्स कुड बी लाइक दिस एज वेल। ये कहाँ यूज़ होती है? ये गेमिंग में यूज़ होती है, फ्लाइट सिमुलेटर्स में यूज़ होती है, और कैड कैम यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में ये यूज़ होते हैं, ठीक है। ये एक इनपुट डिवाइस है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीपीयू एंड द मेमोरी आर लोकेटेड ऑन डाई डैश ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू और मेमोरी कहाँ होते हैं? मेमोरी यानी रैम, तो यानी रैम या रोम, प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि सीपीयू, रैम, रोम ये कहाँ पे होते हैं? ये आपके मदरबोर्ड पे होते हैं। सो यहाँ पे मदरबोर्ड का करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ है, दैट्स कॉल्ड एज एन एक्सपेंशन बोर्ड। अब एक्सपेंशन बोर्ड क्या होता है? एक्सपेंशन बोर्ड जो होता है ये भी एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है लाइक मदरबोर्ड, लेकिन ये मदरबोर्ड के ऊपर लगता है, ये मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होता है। और अगर आप चाहते हो कि आपको अपने कंप्यूटर में कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी चाहिए, कुछ और हार्डवेयर डिवाइसेस ऐड करने हैं, तो आप मदरबोर्ड के ऊपर ये एक्सपेंशन कार्ड लगाते हो। एक्सपेंशन कार्ड के साथ फिर आप जो भी हार्डवेयर है उसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। जैसे बताता है एक्सपेंशन बोर्ड मतलब अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हो अपने कंप्यूटर को, यू वांट टू ऐड सम हार्डवेयर डिवाइस, तो उसके लिए एक्सपेंशन कार्ड, एक्सपेंशन बोर्ड होता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड ये होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, लेट्स सी इसमें कितने आंसर सही कर पाते हैं। हाउ मेनी कलर डॉट्स मेकअप वन कलर पिक्सल ऑन ए स्क्रीन? एक स्क्रीन के ऊपर कितने कलर पिक्सल, एक पिक्सल में कितने डॉट्स होते हैं, या एक पिक्सल को कितने कलर के डॉट्स बनाते हैं एक कलर्ड स्क्रीन के अंदर? 8, 3, 265 या 1080? 3, C is 265। ओके, पिक्सल अगर आपको याद होगा मैंने बताया था, एक कलर पिक्सल जो स्क्रीन के ऊपर होते हैं उसमें कितने डॉट्स होते हैं, या कितने डॉट्स मिलके बनाते हैं? 8, 8, 8, 8, 3। लुक, करेक्ट ऑप्शन इज 3। अब ये देखो आप, यू मस्ट बी सीइंग दिस। अगर आपको ये दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको? यू मस्ट बी सीइंग एन आई, आपको एक आंख दिख रही होगी, ये एक स्क्रीन के ऊपर एक आई है। तो इफ आई जूम ऑन टू दिस, अगर मैं जूम करूंगा इसके ऊपर, आई होप कि आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पे छोटे छोटे 3 कलर के डॉट्स हैं, ब्लू, रेड और ग्रीन, ब्लू, रेड और ग्रीन, या रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो 3 डॉट्स हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। दीज आर कॉल्ड एज द RGB कलर्स, दैट्स रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है, जो LED स्क्रीन होती है, उसके अंदर ये 3 कलर की LEDs होती हैं,
एक का कलर होता है रेड, फिर उसके साइड में होती है ग्रीन, फिर ब्लू होती है, फिर से होती है रेड ग्रीन एंड ब्लू। तो कोई भी इमेज बनाने के लिए ये RGB से वो बन सकती है। जैसे आप देख सकते हो ये इमेज बन रही है एक आई की, लेकिन अगर हम जूम करेंगे तो अंदर से लुक यहाँ पे अगर ये बीच में ये ब्लैक कलर है, ये जो ब्लैक कलर है बीच में, ब्लैक करने के लिए ये सारी जो है ये शट हो गई, ये सारी जो है ये शट हो गई, ठीक है, मतलब ऑफ हो गई। अब कहीं पे अगर वाइट कलर दिखाना है, वाइट कलर दिखाने के लिए तीनों जो है फुल इंटेंसिटी पे ऑन हो जाएंगी, मतलब यहाँ पे सारी जो है फुल इंटेंसिटी पे ऑन हो जाती हैं। ये वाला ब्लैक है तो यहाँ पे सारी ऑफ हो जाएगी। अब कहीं पे कोई और कलर दिखाना है, फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा स्किन का कलर है लाइक ब्राउनिश कलर, तो ये तीनों ऑन हो रही है लेकिन इंटेंसिटी इनकी कम हो रही है। तो बेस्ड ऑन इनकी कितनी इंटेंसिटी है कोई भी कलर आप बना सकते हो। तो याद रखो कि इनमें 3 कलर की पिक्सल, 3 कलर के डॉट्स होते हैं, ठीक है, या 3 कलर के आप पिक्सल कह सकते हैं, ठीक है। 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या यूज़ किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, IC या ट्रांजिस्टर। इजी सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने बताया था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में यही बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स एक ही चिप के आगे अंदर आ गए, उसको IC कहा हमने। फिर फोर्थ जनरेशन में हमने ICs ही यूज़ की, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन लार्जर स्केल पे हुई, यानी ज़्यादा जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो एक ही चिप के अंदर आ गए। और फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल, यानी मिलियंस ऑफ, आज की डेट में तो बिलियंस हैं, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड अदर लॉजिक गेट्स एक ही सर्किट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, एक ही चिप के अंदर आ जाते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स कहाँ से यूज़ होने स्टार्ट हो गए थे? ट्रांजिस्टर्स सेकेंड जनरेशन में यूज़ होते थे, ठीक है। अब ये है पंच कार्ड्स वेर यूज्ड एज। पंच कार्ड्स क्या थे? क्या ये कंट्रोल यूनिट की जगह पे यूज़ होते थे, ALU की जगह यूज़ होते थे, आउटपुट या इनपुट डिवाइस की जगह यूज़ होते थे। अब पंच कार्ड क्या होता था? पंच कार्ड इस तरह के कार्ड्स होते थे, उनके अंदर पंच किए हुए होते थे होल्स। ये पहले जो कंप्यूटर्स होते थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे, उनसे पहले भी कुछ कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती थी, उनमें ये पंच कार्ड्स यूज होते थे फॉर इनपुट डिवाइस, एक तरह की इनपुट डिवाइस। अब ये क्या होता था कि ये जो पंच कार्ड्स होते थे, ये पंच कार्ड्स जो हैं, अगर फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूटर को पुराने ज़माने में 5 इनपुट देना होता था, तो 5 के लिए एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे होल जो है वो पंच किए हुए होते थे। तो हर एक इनपुट के लिए अलग अलग पंच कार्ड हुआ करता था। तो अगर मुझे 5 और 6 को ऐड करना था, तो 5 का जो पंच कार्ड होगा वो मैं इंसर्ट करता था कंप्यूटर के अंदर, 6 का जो पंच कार्ड होता था उसको इंसर्ट करता था, और प्लस के लिए जो पंच कार्ड होता था वो इंसर्ट करता था मैं कंप्यूटर के अंदर। फिर कंप्यूटर जो है वो रीड करता था कि कहाँ कहाँ पे इसके अंदर पंच किए हुए हैं होल्स। तो बेस्ड ऑन दैट उसको वो रीड करता था और उस हिसाब से आउटपुट देता था। तो ये पंच कार्ड जो थे ये इनपुट डिवाइसेस हुआ करते थे, ठीक है। तो पंच कार्ड्स या पंचड कार्ड्स जो थे, इनको हम हॉलोरिथ कार्ड्स भी कहते थे या IBM कार्ड्स भी कहते थे। ये पेपर के बने हुए होते थे जिसमें बहुत सारे होल्स होते थे जो पंच किए जाते थे मशीन से या हाथ से, जिसको कंप्यूटर और होल्स किए जाते थे जिस डेटा के हिसाब से, मतलब अगर हमें कोई पर्टिकुलर डेटा इनपुट करना होता था उस हिसाब से इसके अंदर होल्स हम करते थे। तो अगर मैं डेटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देनी होती थी तो हम इन्हीं पंच कार्ड्स के थ्रू देते थे, ठीक है। और ये वाइडली यूज्ड थे अर्ली कंप्यूटर्स में, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें ये यूज़ किए जाते थे, ठीक है। सो विद दिस वी कंक्लूड टुडे सेशन। तो आज के सेशन में भी 40+ आई थिंक हमने MCQs किए होंगे, और नेक्स्ट और 2 सेशन इंशाल्लाह हम लेंगे, उनमें हम मोर MCQs करेंगे इन टॉपिक्स के ऊपर। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।